सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज एंड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे ऑन फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों। देन हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो ये है पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये दो ब्लॉक्स जो आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग से वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है 31 डिग्रीज, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू ब्लॉक्स। मतलब इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है ये हमें निकालना है, और इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है ये हमें निकालना है बी पार्ट में। ओके, यहाँ पे पहले मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ स्ट्रिंग टेंशन की। इस स्ट्रिंग में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए देखूँ जो 1 kg ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की जो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे दिखाते हैं। जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने चीज़ समझाई थी कि जो टेंशन है हमें हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है, और यहाँ पे अगर मैं टेंशन देखूँ तो यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगी फॉर ऑब्जेक्ट 2, एंड यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगी, ऐसे। अच्छा, ये टेंशन अलग अलग होंगी क्योंकि स्ट्रिंग्स अलग अलग है, तो ये T1 तो इधर सेम होगा, ये वाली जो टेंशन होगी ये अलग होगी क्योंकि स्ट्रिंग अलग होगी, T2। तो बेसिकली हमें T1 और T2 हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, और ये थीटा हमें दिया हुआ 31 डिग्रीज, और ये है ब्लॉक 1। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सारी फोर्सेस जो इस ब्लॉक पे लग रही हैं। सबसे पहला तो टेंशन लग रही है T1 इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई। अच्छा, वेट फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, मास ले लेते हैं m1 g, तो ये वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगी। अच्छा, और एक नॉर्मल लगेगी इधर। बस ये केवल 3 फोर्सेस यहाँ लग रही है और कुछ नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन हमने कंसिडर किया नहीं है क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो ये केवल ये 3 फोर्सेस लगेंगी और कुछ नहीं। ओके, ये डायरेक्शन हम ले लेते हैं पॉजिटिव x, और ये डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव y। अब देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जो नेट फोर्सेस होंगी अलोंग द x एंड द y डायरेक्शन वो 0 होंगी। अब क्योंकि हमें टेंशन T1 निकालनी है तो हम अलोंग द x डायरेक्शन जो है फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, x डायरेक्शन में केवल फोर्स ये T1 है, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट भी तो आएगा mg का अलोंग द x डायरेक्शन। बोल दो यार, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, नॉट sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा। और एक हॉरिजॉन्टल में सॉरी ये अलोंग द x डायरेक्शन एक फोर्स आएगी जो कि होगी mg sin थीटा। इट इज बेसिकली अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो अब x डायरेक्शन में केवल 2 फोर्सेस लग रही हैं, T1 और ये। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि T1 माइनस mg साइन थीटा ये बराबर किसके होगा, 0 के। क्यों? क्योंकि सिग्मा fx क्या होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, मास टाइम्स ax। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो इसलिए दिस इज सिग्मा fx इक्वल्स टू, मैंने 0 लिखा और ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू निकल के आएगी वो mg साइन थीटा आ जाएगी। अच्छा, मास एंड दिस इज m1 है बेसिकली, क्योंकि मास ब्लॉक 1 है तो m1 में लिख सकता हूँ। तो मास 1 कितना है, 1 kg। g की वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। साइन थीटा, थीटा कितना होता है 31 डिग्री। बोल दो यार। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.1 न्यूटन। तो ये तो था आंसर ए पार्ट का। अच्छा, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में क्या निकालना है, टेंशन T2। तो वही सिमिलर है, क्वेश्चन तो कुछ अलग नहीं है। तो बस इस बार ब्लॉक 2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ये फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो T2 है वो ऐसे लगेगा। बोल दो यार। अच्छा, इधर T1 ऐसे भी लग रहा होगा ब्लॉक 2 पे इस तरफ, इस सेकेंड वाली स्ट्रिंग की इस वाली स्ट्रिंग की वजह से, तो ये लगेगा ऐसे T1। अच्छा, इसका वेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा m2g, और नॉर्मल फोर्स लगेंगी ऐसे n ड्यू टू द सरफेस। तो केवल ये 4 फोर्सेस लग रही है और कुछ नहीं। अच्छा, बट इसका अगर हम कंपोनेंट देखें, क्योंकि कंपोनेंट भी आएगा अलोंग T1, तो
ये थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m2g कोसाइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा m1g, सॉरी m2, मास 2 आएगा नॉट 1, m2g कोसाइन थीटा। तो अगर मैं x डायरेक्शन में देखूं तो केवल 3 फोर्सेस लग रही हैं, और नेट फोर्सेस इक्वल टू 0 में लिख सकता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो मैं लिख सकता हूं कि T2 माइनस T1 माइनस m2g साइन थीटा, क्या ये बराबर 0 में कर दूं? तो यहां से मैं T2 आराम से निकाल ले जाऊंगा, तो T2 हो जाएगा T1 प्लस m2g साइन थीटा, और T1 कितना है 5.1 न्यूटन है, m2 कितना है 2 kg है, और g तो स्टैंडर्ड है 9.81, साइन थीटा तो 31 डिग्रीज है। यहाँ से कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए और आंसर जो आपको निकल के आएगा वो आएगा 15 न्यूटन। तो ये है आंसर ब्लॉक बी के लिए जो टेंशन इस पर लग रही है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो T2 है वो करीब 3 टाइम्स है T1 की। ये क्यों? देखो जो टेंशन T2 लग रही है ये किस किस वेट को संभाल रही होगी? ऑब्जेक्ट 2 को भी संभाल रही है और ऑब्जेक्ट 1 को भी संभाल रही है, इसलिए जो T2 की जो वैल्यू आई है वो T1 से करीब 3 गुना है। तो ये चीज़ें हम क्वेश्चन में हमें हमेशा देखनी चाहिए कि एक्चुअल में वैल्यू कहाँ ज़्यादा आ रही है, कहाँ कम आ रही है, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से ग्रैप्स कर पाए हो क्या रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें एक्सटेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो आपको खुद करना है। अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तब T1 T2 कितना लग रहा होगा ये आपको बताना है, और अगर मैं थीटा को 90 डिग्रीज कर दूं तब T1 T2 कितना होगा ये आपको निकालना है। तो एक खुद से करना है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये पुली मास सिस्टम, एंड जनरली हम पुली को मासलेस लेके चलते हैं, बट यहाँ पे मासलेस नहीं लेना है क्योंकि दोनों का मास हमें दिया हुआ है 2 kg। इस ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है 16 kg और इस ब्लॉक का मास है m, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो ए पार्ट में अपन को क्या निकालना है कि हमें बताना है कि इज द मास m ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 16 kg, और बी पार्ट में हमें मास m निकालना ही है। तो ठीक है, ए और पार्ट दोनों सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो टेंशन T होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये सेम ही रहेगा, इधर भी टेंशन T 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 और इधर भी टेंशन T। तो ये तो होगी स्ट्रिंग की बात। अच्छा, चेन में भी टेंशन आएगी, बोल दो यार। तो लेट दिस चेन में जो टेंशन आ रही है वो C1 है, और यहाँ पे जो टेंशन आ रही है लेट इट बी C2 है। चेन में जो टेंशन आएगी। अच्छा, तो अगर मैं ब्लॉक 1 इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो यहाँ पे है ये मास m, नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T। तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू कितनी आ गई? mg के बराबर आ गई। अच्छा, अगर मैं इस पुली की बात करूं तो यहाँ पे तो दो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही हैं, बोल दो यार, और इसका चेन की जो टेंशन है ये नीचे की तरफ C1, ठीक है, और इसका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ जो कि होगा मास ऑफ दिस पुली मल्टीप्लाइड विद g। तो ये भी लगेगा नीचे की तरफ, कितना? मास ऑफ पुली मल्टीप्लाइड विद g। तो केवल ये 4 फोर्सेस लग रही हैं इस पुली के ऊपर, और जो ये C1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो हम ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को देखें तो हम बोल सकते हैं ये 16 kg का है, तो नीचे 16g नीचे लगेगा, दिस इज 16g इसका वेट फोर्स, और ऊपर लग रहा होगा ये चेन की टेंशन C1। तो यहाँ से जो C1 कितना हो जाएगा? 16g की वैल्यू हो जाएगी, इतना लग रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं टेंशन देखूँ इस वाले इससे, तो जो 2t किसके बराबर हो जाएगा? C1। तो ये इक्वल हो जाएगा C1 जो है 16g है प्लस MP क्या है? मास ऑफ पुली जो कि 2 kg है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से जो टेंशन T की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है? 16g प्लस MPg डिवाइड बाय 2। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये मास हमें कितना दिया हुआ है? मास फॉर द पुली इज 2। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2g, m को लिख देता हूँ 2। तो ये 16g प्लस 2g कितना हो जाएगा? 18g। 18g डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 9g। तो जो टेंशन T की जो वैल्यू आई है वो कितना है? 9g। और अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9g बराबर mg, और ये g और g कट जाएगा, तो मास m की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 9 kg। तो मास m की जो वैल्यू है दिस विल बी लेस देन 16 kg,
और बराबर किसकी होगी ये 9 kg का। तो ए और बी दोनों का आंसर हमने निकाल दिया है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है उस एग्जाम्पल पे। जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इसके ऊपर ये बेस्ड है। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रख दिया है, आप वहाँ जाके उस एग्जाम्पल को अच्छे से देख सकते हैं एंड देन कैन बैक टू दिस वीडियो। तो यहाँ पे ये पॉट है, इस 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड था एंड हमें ये बताना है कि अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो T1 T2 की वैल्यू का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, और 3 ग्राफ हमें दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसका इस पॉइंट पे देखूं जो फोर्सेस जो इस पे लग रही हैं, तो एक वेट फोर्स नीचे लग रही है ड्यू टू दिस पॉट। अच्छा, इधर टेंशन T1 है इस स्ट्रिंग के अंदर और इधर टेंशन T2 है। ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम और ये एंगल हमें दे रखा है थीटा। अच्छा, अगर हम थीटा चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो पहले अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं T2 का, इधर एक कंपोनेंट आएगा T2 साइन थीटा और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा दिस इज T2 कोसाइन थीटा। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी, सॉरी T2 साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, W के। नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन में इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया। तो यहाँ से जो T2 आएगा वो W ओवर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो W तो सेम है, थीटा हम चेंज कर रहे हैं। अगर मैं थीटा को यहाँ 0 कर दूं तो साइन 0 क्या होता है 0, और कुछ भी 0 से डिवाइड करते हैं तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनडिफाइंड या इन्फानाइट। तो मैं अगर T2 का ग्राफ देखूं, मतलब जब थीटा जब 0 होगा तो जो T2 है अनडिफाइंड, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ या तो ये वाला होगा, तो तीनों में ही सेम हो रहा है, तीनों में तो हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अगर मैं थीटा को कर दूं 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज कर दिया, इसका मतलब साइन 90 क्या होता है 1, तो W/1 W, मतलब T2 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट क्या होता है mg। मतलब अगर मैं थीटा को 90 रख दूं जो, तो T2 की वैल्यू आएगी mg के बराबर। तो मतलब आप यहाँ देख सकते हो जो T2 है यहाँ पे mg के बराबर आ रहा है जब थीटा 90 डिग्री है। तो ये ग्राफ हो सकता है, पक्का नहीं है अभी हम, क्योंकि यहाँ पे भी जो T2 है ये 90 डिग्री जब रख रहे हैं तो T2 की जो वैल्यू है वो mg आ रही है। तो या तो ये ग्राफ होगा या तो ये होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे T2 जब 90 डिग्री है तो ये 0 आ रहा है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगर मैं T1 देखूँ तो यहाँ से जो T1 होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर मैं इधर न्यूटन के लो लगा दूं तो T1 किसके बराबर आएगा, T2 कोसाइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और जो T2 है ये हमने किसके बराबर निकाला, W ओवर साइन थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो T1 होगा ये W ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा, साइन कॉस थीटा ओवर ये साइन थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैन थीटा, एक ही बात है, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, तो वही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं थीटा को 0 लेता हूँ तो टैन 0 क्या होता है 0, तो वही T1 हो जाएगा इन्फानाइट जो कि यहाँ दोनों ग्राफ में दिख रहा है। और अगर मैं थीटा को कर दूँ 90 डिग्री तो टैन 90 क्या होता है अनडिफाइंड, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर 0। तो यहाँ से जब थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो जो T1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोल दो यार, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो T1 की वैल्यू यहाँ 0 हो रही है, बट यहाँ पे 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ है। तो ग्राफ बी इज करेक्ट। तो ये हमने पूरे इक्वेशन से अच्छे से समझा दिया है। अच्छा, इन्होंने कुछ 3 ऑप्शंस भी दे रखे हैं किसकी वजह से ये करेक्ट है। ऑप्शन 1 में कह रहे हैं कि द टेंशन मस्ट बी इक्वल एट सम एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। नहीं, टेंशन इक्वल नहीं हो रही दोनों केस, तो ये केस तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहे हैं T2 इज ग्रेटर देन T1 एट ऑल एंगल्स एंड इज इक्वल्स टू mg एट 90 डिग्रीज। मतलब जब थीटा 90 डिग्री है तो T2 की वैल्यू mg है जो कि करेक्ट है, और T2 की वैल्यू हमेशा T1 से ज़्यादा ही रहेगी। और T2 इज लेस देन T1 एट ऑल एंगल्स, तो ये तो हो जाएगा गलत। मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड ग्राफ बी इज करेक्ट। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये बॉल जिसका मास है 0.15 kg, और जो ये एंगल है ना इस वेज के बीच में एंगल, ये है 120 डिग्रीज।
अच्छा, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज एट फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो इस पे जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं वो हमें निकालनी है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। तो देखो, ये एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहा है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी इधर, लेट की N1 है, और इधर इसकी वजह कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी I से, तो ये N2 है, और दूसरा ये जो वेट नीचे लग रहा है, तो ये केवल 3 फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। तो बेसिकली हमें N1 N2 निकालना है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ अच्छे से कंसिडर करूँ तो ये है mg, इधर लग रहा है N1, इधर लग रहा है N2, केवल ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। और जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? देखो, ये एंगल 120 डिग्रीज है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज। बोल दो यार, बोला समझ नहीं आया कैसे हो गया 60 डिग्रीज। देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे और कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ तो ये था, और ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री होता है नॉर्मल। अगर हम खींचेंगे सर्कल के पॉइंट पे तो ये जो सरफेस होगा 90 डिग्री होगा ना। अच्छा, ये टोटल 120 हमें दे रखा है, तो इसका आधा कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 60। बोल दो यार। और ये कितना होगा? 60। तो अगर ये 60 है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो टोटल ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल अगर 60 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा? मतलब ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो सिंपल हमने मैथमेटिक्स लगाई और सारे एंगल्स निकाल दिए। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। क्योंकि सिस्टम जो है रेस्ट पे है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्सेस होंगी अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन वो इक्वल होंगी, या नेट फोर्सेस इक्वल्स टू 0, हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं अगर एक्स डायरेक्शन में देखूं तो इसका एक कंपोनेंट आएगा N1 साइन थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा कितना? N2 साइन थीटा। और वर्टिकल में भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक N1 की वजह से, एक N2 की वजह से। तो एक आ जाएगा N1 cos थीटा और एक आ जाएगा N2 cos थीटा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि N2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू N1 साइन थीटा। बोल दो यार, आपस में ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि रेस्ट पे है। तो ये और ये तो कटेगा, तो यहाँ से मतलब N2 और N1 की वैल्यू होंगी तो इक्वल, बट होंगी कितनी वो हम निकालेंगे अगर हम वाई एक्सिस की तरफ फोर्सेस देखें। तो ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो N2 cos थीटा प्लस N1 cos थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, mg को मैं इधर ले जाऊँ तो इक्वल्स टू mg, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो N1 N2 तो सेम है जो कि हम यहाँ देख चुके हैं, तो मैं इसको 2 टाइम्स N1 लिख दूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से जो N1 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो mg ओवर 2 cos थीटा आ जाएगा। mg जो होता है, ये तो 0.15 है दे रखा है m का वैल्यू, g तो स्टैंडर्ड 9.81, ये 2 cos थीटा है 30 डिग्रीज, देखा ना हमने यहाँ पे, थीटा इज 30 डिग्रीज। तो यहाँ से जो N1 N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.85 न्यूटन। तो ये फोर्सेस हमने निकालनी थी, ये हमने निकाल दिया। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एंड इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि ये पर्सन है, इस ब्लॉक को कील से ठोक ठोक के दीवार पे लगा रहा है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा जब आप कील को ठोकते हैं उससे पहले हाथ से आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है बेसिकली, ताकि वो एक जगह रखे और फिर आप उसको कील से ठोक के आप बिल्कुल उसको स्टिक कर देते हो दीवार पे। तो हमें ये निकालना है कि आप कितनी फोर्स इसके ऊपर लगाएं, ब्लॉक के ऊपर, कि ये नीचे फिसले ना, नीचे ना गिर जाए। तो मिनिमम कितनी फोर्स हम लगाएं कि वो नीचे ना गिरे, ये हमें निकालना है ए पार्ट में। ब्लॉक या बोर्ड का जो मास हमें दे रखा है वो 1.6 kg दे रखा है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक, दिस इज 0.79।
तो ये तो हमें निकालना है ए पार्ट में। तो चलिए पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बी पार्ट को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बी वाला पार्ट। तो पहले ए पार्ट को हम देखते हैं। तो मैं बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारे पास ब्लॉक, तो यहाँ पे हम इधर इस पे लगा रहे हैं फोर्स F। ये कितना मिनिमम इस पे लगाए यही हमें निकालना है। अच्छा, तो ये सरफेस भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा N, बोल दो यार। अच्छा, वेट जो इस ब्लॉक का है या बोर्ड जो है वो नीचे लगेगा mg, और जो फ्रिक्शन आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs ये लग रहा होगा। तो देखिए जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस पोजीशन पे लग रहा होगा, दैट शुड बी द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब अगर ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस mg के बराबर हो जाए तो ये जो सरफेस है, ये जो ब्लॉक है, ये सरफेस पे स्टिक रहेगा, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। यही तो होता है। अच्छा, तो ये डायरेक्शन में ले लेता हूँ y और ये मैं ले लेता हूँ x। तो y डायरेक्शन में मैं क्या ये लिख दूं कि जो नेट फोर्सेस हैं अलोंग द y डायरेक्शन ये 0 होने चाहिए, तभी ये स्टिक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, तो Fs मैक्सिमम माइनस mg बोल दो इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये हमने पढ़ा था, म्यू एस मल्टीप्लाइड विद n। तो मैं क्या यहाँ लिख दूं, म्यू एस मल्टीप्लाइड विद n माइनस एम जी, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहां से जो अपना n जो आएगा वो कितना आएगा, एम जी ओवर म्यू एस। ठीक है। अच्छा, तो n कैसे निकाले नॉर्मल फोर्स, तो उसके लिए हम देखेंगे फोर्सेस अलोंग द x डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन के अलोंग दो ही फोर्सेस हैं, और मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो f माइनस एन दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो n वो किसके बराबर आ गया, f के बराबर आ गया। तो पुट कर देते हैं यहाँ, f यहाँ पुट कर देते हैं इधर। तो f के जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mg ओवर म्यू एस। तो f हमें निकालना था, तो m हमें दे रखा है 1.6 kg, g है 9.81, म्यू एस जो हमें दे रखा है वो है 0.79। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 न्यूटन। तो इतनी मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये रुका रहे। तो जो F की जो वैल्यू आ गई वो 20 न्यूटन। तो ये तो हो गया आंसर ए पार्ट का। अच्छा, बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ यू पुश अगेंस्ट द वॉल विद अ फोर्स ग्रेटर देन दैट फाउंड इन पार्ट ए। मतलब कह रहा है कि देखो मिनिमम तो हमें इतना अप्लाई करना है इसके ऊपर ताकि ये यहाँ पे स्टिक रहे, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा अप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 25 न्यूटन अप्लाई कर देते हो, तब क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू उस वक्त कितनी होगी ये हमें बताना है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप जो ये है 25 न्यूटन अगर आप यहाँ पुट करेंगे इधर, तो जो नॉर्मल फोर्स है F के बराबर से, तो नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, 25 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो यार n बढ़ेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये जो Fs है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन जो ये बैलेंस, देखो फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा था कि ये किसके रेंज में करता है, 0 से लेके म्यू एस यहीं तक जाता है ना, म्यू एस टाइम्स एन, यही हमने चीज़ पढ़ी थी। तो कहने का मतलब अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बढ़ गई है, नो डाउट, 25 न्यूटन से यहाँ से n बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो इस वक्त इस पोजीशन में जब आप 25 न्यूटन यहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, तो इस वक्त जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस वेट के बराबर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक का वेट बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल इसका वेट 1.6 जी था इनिशियली, अगर मैं इसको 2 जी भी कर दूं, तो तब भी क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई है, तो तब भी हम उसको इतनी फोर्स से वहाँ पे स्टिक करके रख सकते हैं। तो ये है बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वुड रिमेन द सेम। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो सेम ही रहेगी, बट होगा क्या कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो बढ़ जाएगी। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लग रहा होगा जो ए पार्ट में लग रहा था, दैट इज इक्वल्स टू द वेट।
तो ये था। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो ज़रूर आप कमेंट में लिखना और मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एंड इसी के साथ हमने लगभग सारे क्वेश्चन डील कर लिए हैं रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सो अभी के लिए गुड बाय।